अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। बात करेंगे IMF के उस वफ्द के बारे में जो आपको पता है कि पाकिस्तान का दौरा कर रहा है। ये कोई जायज़ा मिशन नहीं है, लेकिन गवर्नेंस से मुतल्लिक जो पाकिस्तान में सख्त स्टेट है, मुख्तलिफ इदारों के सरबराहान से भी मुलाकातें की हैं, मुख्तलिफ चीज़ों का जायज़ा ले रहा है। इसी सब के चलते अपोजिशन लीडर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उमर अयूब साहब ने एक ख़त लिखा है, ये जो IMF का वफ्द है इसके नाम, और इसमें इसका उन्वान है मुल्क में शफाफियत और कानून की हुक्मरानी, और इसमें इलेक्शन में मुबैना धांधली पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। और इस मुतल्लिक एक डॉक्यूमेंट, एक दस्तावेज़, और साथ में फ़लाही इदारा है नॉन प्रॉफिट पतन, उसकी इलेक्शंस में मुबैना धांधली से मुतल्लिक रिपोर्ट भी अटैच की गई है। और लिखा गया है कि मईशत और सियासी इस्तेहकाम में शफाफियत की बड़ी अहमियत होती है, इसलिए मुल्क में इलेक्शन में तहरीक इंसाफ के मैंडेट पर जबरन कब्जा करना, छीनने और जमहूरी अमल की मुनज़्ज़मी जो हेरा फेरी हो रही है, इसके ऊपर तमाम शराकतदारों बशमूल पाकिस्तान में हुक्मरानी पर नज़र रखने वाले बैनुल-अक़वामी इदारों के सामने हक़ाइक़ रखना बड़ा ज़रूरी समझते हैं। इसलिए ये दस्तावेज़ और ये लेटर आपको भेज रहे हैं। अब यहाँ पर दो राय आ रही हैं इससे मुतल्लिक। एक तरफ तो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा अच्छा कदम है सियासी तौर पर अटेंशन लेने का, और ख़ासकर तब जब बैनुल-अक़वामी इदारों की अटेंशन इस वक्त मुल्क में हालात क्या हैं उसके ऊपर है। लेकिन दूसरी राय ये भी है कि तनकीद की जा रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्की माशी मफाद को नुकसान पहुँचा रहा है। सवाल यहाँ पर इस सारी सिचुएशन में ये बनता है कि जो इक़दाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, ये ठीक है या नहीं है, और इसके मुमकिन असरात क्या हो सकते हैं। इसी डिस्कशन के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं इरशाद भट्टी साहब, महमूद सरफराज साहिबा, एजाज सैयद साहब और मज़हर अब्बास साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज, आपसे शुरू करते हैं। बताइएगा, क्या समझते हैं PTI ने दुरुस्त फैसला किया है, और इसके साथ साथ ये भी कि इसके असरात क्या हो सकते हैं। ये जो ख़त लिखा गया है, इसका कोई अमली तौर पर पाकिस्तान को असर भी हो सकता है या नुकसान भी हो सकता है? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में इस वक्त जो जमहूरी राइट्स हैं या जमहूरियत है वो ख़तरे में है। और ख़तरे में क्या है, बल्कि आखिरी सांसें ले रही है। हाइब्रिड सिस्टम में एक चल रहे हैं हम, बड़ी मुश्किल से जमहूरियत सांस ले रही है। जो मसाइल हैं, जो इलेक्शन में हुआ 2024 में, 2018 में, आपने और मैंने, हम सब ने देखा भी, रिपोर्ट भी किया, ये बिल्कुल दुरुस्त बातें। लेकिन देखिए, उमर अयूब साहब, मैं उनकी इसलिए बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ कि वो, उनका एक पूरा फैमिली बैकग्राउंड है, और वो अपने फैमिली बैकग्राउंड से ऊपर उठकर आजकल ऐसा मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं जो बड़ा प्योर जमहूरी है। लेकिन आप जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी पॉलिटिक्स को देखते हैं तो आपको पता लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासत है उसका मसला सियासी नहीं है, उसका मसला इखलाकी है, कि यहाँ पर इखलाकियात का इनतात है। वैसे तो हमारे पूरे मुल्क में इखलाकियात का इनतात है, लेकिन मैं इस पर्टिकुलर केस के हवाले से ज़रूर बात करूँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थ्रू आउट अमरीका को बुरा भला कहती रही, IMF को बुरा भला कहती रही। IMF की ट्रेंच आनी थी पाकिस्तान में, तो इन्होंने अपने वज़ीर ख़ज़ाना, सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना को और अपने चीफ मिनिस्टर्स को कहा कि देखिए, आपने इसे तावन नहीं करना कि IMF का जो पैसे हैं या ट्रेंच है पाकिस्तान को ना मिल सके। फिर ये अमेरिका को बुरा भला कहते रहे, और ये कहते रहे कि अमेरिका ने हमारी जो रिजीम है वो अलग किया है, इमरान खान साहब को हुकूमत से अलग किया है। फिर रिसेंट पास्ट में और कुछ अर्सा पहले भी ये पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को आर्मी चीफ का नाम लेकर उनके ऊपर तनकीद करते रहे। लेकिन अब बिल्कुल उल्टा काम हो रहा है। अब आप देखिए, वही अमेरिका जिसको कहा करते थे कि रिजीम चेंज है, वहाँ से करारदादें मंजूर करवाते हैं, वहाँ पर कहते हैं कि जी अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप है, ये आ जाएगा तो हमारे मसाइल हल हो जाएंगे। अभी तक तो मसाइल हल नहीं हुए। ये तो कह रहे थे कि जो ही ट्रंप साहब सदर बनेंगे तो वो पहला फ़ोन करेंगे और खान साहब जो हैं वो आ जाएंगे। अभी तक तो वो फ़ोन नहीं आया। तो अब वो अमेरिका के बारे में भी इनकी पॉलिसी बदल गई, फिर IMF के बारे में भी इनकी पॉलिसी बदल गई, और फिर जो आर्मी चीफ हैं और इस्टेब्लिशमेंट है उनके बारे में भी पॉलिसी बदल गई कि पहले उनको बुरा भला कहते थे, अब उनको ख़त लिखते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये तमाम मसाइल अपनी जगह, लेकिन इनका इखलाकी मसला बहुत बड़ा है कि ये इखलाकी तौर पे किसी एक पॉइंट के ऊपर या किसी एक उसूल पर खड़े होने के लिए तैयार नहीं है, और ये बड़ी अफसोसनाक बात है। और सबसे अहम बात यह है कि तमाम मसाइल का हल आपकी सियासी कुव्वतों में है,
मुज़मिर है, आपको तमाम सियासी कुव्वतों को साथ बिठाना होगा। खतूत लिख कर, चाहे वो अदलिया को लिखें, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट को लिखें, चाहे वो IMF को लिखें, चाहे वो अमेरिका बहादुर को लिखें, वो मसाइल हल नहीं होंगे जब तक हमारे घर का हाउस जो है वो ऑर्डर में नहीं होगा। ठीक है, अच्छा ये भी बता दें एजाज साहब कि इसके कोई असरात भी हो सकते हैं या बस एक ही अलामती खत है? क्या IMF इसके ऊपर संजीदगी से गौर कर सकता है और पाकिस्तान के रिपरकशंस हो सकते हैं? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि IMF बड़ा सीरियस है पाकिस्तान के हवाले से। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसको IMF 75-76 सालों में 24 के करीब जो प्रोग्राम्स दे चुका है और कोई एक प्रोग्राम भी कामयाब नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली। और अब IMF आप देख लीजिए कि चीफ जस्टिस से भी आला अदलिया से वो मिल रहे हैं, वो मुख्तलिफ इदारों के सरबराहों से मिल रहे हैं और वो सारी चीज़ें ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जो डेमोक्रेसी या पॉलिटिकल फ्रीडम्स जो हैं वो भी कोई उनकी भी आइडियल सूरत हाल नहीं। तो मेरा ये ख्याल है कि इस स्टेज के ऊपर तो पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं हो सकता। कल मुल्क के अंदर कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो जाए तो ये ख़त नुकसानदेह साबित जरूर होगा। कहा जा रहा है ना जून जुलाई में गो के माशी सब्जेक्ट है, जून जुलाई में एक ट्रांच आनी है, जो किस्त मिलनी है पाकिस्तान को, जायजा मिशन आना है, उसके अंदर क्या कोई रुकावट हो सकती है? मेरा ये ख्याल है कि देखिए IMF जो है उनकी असेसमेंट्स होती हैं और वो रिस्क असेसमेंट करते हैं और जब वो रिस्क असेसमेंट करते हैं तो उस वक्त ट्रेंच के इजरा के मौके पर जो सूरत हाल है उसका जायज़ा भी लेते हैं। अगर जून जुलाई में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना हुई और उस वक्त मौसम खराब हुआ, इसका कोई असर नहीं है, कोई नुकसान नहीं लग रहा है। इरशाद भट्टी साहब, सर सही किया PTI ने या नहीं सही किया PTI ने? हासिल क्या करना चाहती है PTI इससे स्पेसिफिकली? मैडम शेख, इस सवाल पर आने से पहले कि सही किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने या गलत किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, आपने एक जुमला बोला कि बैन अल-अक़वामी अटेंशन के लिए कदम है, कहा जा रहा है कि अच्छा कदम है। तो उस पर बताता चलूँ कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट की सदर पाकिस्तान पहुँच चुकी हैं और ना वो कल सहाफ़ियों के साथ मार्च में हिस्सा ले रही हैं पीका के ख़िलाफ़। अब इसमें इमरान खान का कोई कसूर नहीं है, ना इमरान खान ने उनको दावत दी थी, ये दावत दी है हुकूमत ने और हुकूमत जो पीका बना के लाई है ये उसकी वजह से आई हैं। दूसरी बात मैडम शेख, सवाल पे आने से पहले IMF का वफ़द चीफ़ जस्टिस साहब को मिला या अफरीदी साहब को। चीफ़ जस्टिस साहब ने उन्हें ब्रीफ़ किया, मुझे दुख हुआ, तकलीफ़ हुई और अपनी हैसियत अपनी औकात का फिर से अंदाज़ा हुआ। मैडम शेख, गो कि हमने कर्ज़े लेने के लिए जो शराइत रखी थी उनमें एक ये शर्त भी थी, लेकिन बहरहाल मैं एज़ ए पाकिस्तानी मेरी एक राय है कि मुझे दुख और तकलीफ़ हुई। और यहाँ सुनते जाइए, इस सवाल पे आने से पहले चूँकि ये रेलिवेंट है इसी सवाल के साथ, मैं अब अबसार आलम साहब को सुन रहा था, वो तो ये ख़बर भी दे रहे थे, चूँकि अभी तक किसी ने तरदीद नहीं की, लिहाजा पीका वालों मैं माज़रत चाहता हूँ अगर कोई हेर फेर हो गया। वो ये ख़बर दे रहे थे कि IMF के वफ़द ने चीफ़ जस्टिस से इमरान खान के केसों पर भी बात की, जिसके जवाब में चीफ़ जस्टिस ने कहा कि हम आपको हर बात बताने के पाबंद नहीं हैं। मैडम शेख, हाँ, चीफ़ जस्टिस साहब ने अलबत्ता साफ़ियों को इसके बाद जो वक्त से मुलाकात के बाद ये ज़रूर कहा कि अदलिया मुकम्मल आज़ाद है और जजेस तकर्रियों और तबादलों में मुकम्मल शफाफियत है। और चूँकि पीका आ चुका है लिहाजा चीफ़ जस्टिस के इस स्टेटमेंट पर मैं रद्द अमल नहीं दूँगा, लेकिन मेरा वही रद्द अमल है जो कई मरतबा दे चुका हूँ। अदलिया आज़ाद है, मुकम्मल आज़ाद है और जजेस तकर्रियों और तबादलों में मुकम्मल शफाफियत है। कितनी अदलिया आज़ाद है, मखसूस नशिस्तों वाला केस अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है, नहीं मिली। चलो अच्छा, चीफ़ जस्टिस साहब ने, मैडम शेख ख़त पे आते हैं, चीफ़ जस्टिस साहब ने यह बताया साफ़ियों को कि इमरान खान का ख़त मिल चुका है मुझे, ख़त संजीदा नोयत का है। ये या अफरीदी साहब कह रहे हैं, कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बंदा नहीं कह रहा। ख़त मिल चुका है, ख़त संजीदा नोयत का है और अच्छी बात है कि इमरान खान ने ख़त के साथ USB ड्राइव में सबूत भी भिजवाए हैं। ख़त जजेस कमेटी को भिजवा दिया है, लेकिन ख़त आईनी बेंच ही देखेगा ऐसा लग रहा है और वही इस पर फैसला करेगा। मैडम शेख, अब इमरान खान के बाकायदा ख़त तो नहीं, लेकिन एक ओपन नुमा ख़त तीसरा भी ख़त वो लिख चुके हैं आर्मी चीफ साहब को, ओपन नुमा ख़त। और इमरान खान बाकायदा ख़त जो चीफ जस्टिस जिसकी तस्दीक कर रहे थे उन्हें भी लिख चुके हैं और आईनी बेंच के सरबराह को भी लिख चुके हैं।
और यही ख़त इमरान खान ने उस दिन अडयाला जेल में उमर अयूब को हिदायत दी कि यही ख़त IMF वफ्द को भी दिया जाएगा। ठीक है मैडम शेख, पिछले 3-3.5 सालों में जो कुछ इमरान खान और तरीके इंसाफ के साथ हुआ है वही कुछ है इस ख़त में, जो कुछ इस मुल्क के साथ हुआ है वही कुछ है इस ख़त में। और पिछले 3-3.5 सालों में जो कुछ हुआ है वो ये नहीं है कि दुनिया को इस ख़त के ज़रिए पता चल रहा है, इस दुनिया के पूरी दुनिया के सामने है। लिहाजा इस ख़त में क्या नई बात है मैडम शेख। और फिर ये भी याद रहे कि ना ये IMF का काम है, ना डोमेन है, और ना इस ख़त को देखकर IMF ने फैसला करना है। लेकिन ख़त में कोई गलत बात नहीं, कानून की हुक्मरानी में शफाफियत, चीफ जस्टिस से IMF की बात हो चुकी है, और अगर इमरान खान उस पर अपना रद्द अमल देना चाहते हैं तो दें। और आखिरी बात मैडम शेख, ये क्या कहाँ से ले आते हैं पता नहीं ये लोग, मुझे इनको कितने मुहिब्बे वतन हैं कि ये जो है ना PTI का ख़त या डोजियर, ये मुल्क दुश्मनी है। और भाई 26वीं आईनी तरमीम मुल्क दोस्ती है, पीका कानून मुल्क दोस्ती है, 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन में जो कुछ हुआ वो मुल्क दोस्ती है। पतन की रिपोर्ट पढ़ लें, 64 नए ज़राए धांधली के, इलेक्शन से पहले, इलेक्शन वाले दिन और इलेक्शन के बाद। नैब तरमीम मुल्क दोस्ती है, इलेक्शन एक्ट तरमीम मुल्क दोस्ती है, मखसूस नशिस्तों का फैसला ना मानना, 4 आर्डर्स मुल्क दोस्ती है, चादर 4 दीवारी और बुनियादी इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जियां मुल्क दोस्ती है। और जो कुछ इमरान खान के साथ हुआ और तरीके इंसाफ के साथ हुआ ये मुल्क दोस्ती है। क्यों ये खत लिखे जा रहे हैं, कभी सोचा है? कभी इस पर भी तो गौर करें। इसको पकड़ लेते हैं जो कि इक़दाम हुकूमत कर रही है उनके जवाब में अगर लिखा गया खत तो इसमें क्या मसला है? देखिए लीना, क्यों लिखे जा रहे हैं? भट्टी साहब माजरत, आपका पॉइंट आ गया सर। सिर्फ 2 जुमले, सिर्फ 2। भट्टी साहब वक्त बड़ा क्यों लिखे जा रहे हैं ये खत? क्यों बात IMF तक पहुंची है? पहले अमल देखें फिर रद्द अमल देखें। जो कुछ खत में है वो तो कुछ हो चुका है। ठीक है, जमहूरियत, वोट की इज्जत, ठंड नहीं पड़ी अभी तक। भट्टी साहब आपका पॉइंट आ गया, इसी सवाल को आगे लेके चलते हैं ना महमल के पास। महमल, देखिए लीना, जो PTI ने पहले भी जिस तरीके से आपके सवाल के अंदर भी है कि उन्होंने जब IMF का प्रोग्राम जो है वो सैबोटाज करने की कोशिश की गई थी, और उससे पहले भी जो चीज़ें वो साथ साथ उसके बाद भी करते रहे, तो उस वक्त भी हमने ये बात कही थी कि इनको इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। और अभी भी ये जो लिख रहे डोसियर और सब कुछ, इसका लिखने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि देखें IMF तो ये डिक्टेट नहीं कर सकता कि इलेक्शन ठीक हुए हैं कि नहीं हुए हैं, बल्कि कई ऐसे ममालिक हैं कि जिसमें डिक्टेटरशिप्स के दौरान भी IMF के प्रोग्राम्स जो हैं वो चलते रहे, मुशर्रफ दौर के अंदर भी। तो PTI जो इस तरह की बात करती है कि जी रेमिटेंसेस का बॉयकॉट कर दें, हालांकि उनको ये बात जो है बार बार ये कही गई कि इसका कोई फ़ायदा नहीं होना, क्योंकि लोग जो हैं वो ज़रूरत के तहत रेमिटेंसेस भेजते हैं, नॉट बाय चॉइस। जाहिर बात है फैमिलीज़ को भेजने होते हैं, इस तरह की चीज़ है। और रेमिटेंसेस तो हमने देखा है कि किस तरीके से जो है वो बढ़ रही है। तो जो एक PTI का जो एक नेगेटिव तासुर है इन इक़दामात से, वो नेगेटिव तासुर आगे जाता है, ना कि ये कि उनको कोई इस चीज़ का बेनिफिट हो। जहाँ तक जो अलीना, जो ओवरऑल इस IMF मिशन की जो बात है, जो ये गवर्नेंस और करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट जो कर रहे हैं, अच्छा इसके ऊपर भी मेरी कुछ लोगों से, एक्सपर्ट से भी बात हुई, तो वो ये बात कहते हैं कि देखें ये तो क्योंकि वैसे भी एक तो खैर मुआहदे का भी हिस्सा था, उसके अलावा ये कि उन्होंने करप्शन और ये सारी चीज़ें इसलिए भी उन्होंने चेक करनी होती कि कोई फाइनेंशियल लीकेजेस नहीं होनी चाहिए, इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो IMF ने हमें, क्योंकि जाहिर बात है उस वक्त पैसों की भी ज़रूरत थी, तो उन्होंने वो भी शराइत जो है उन्होंने मनवाई, जो कि यूजुअली नॉर्मली इतना ताल्लुक नहीं होता उनके मैंडेट वगैरह से। लेकिन जो चीज़ जिसको देखा जा रहा है एज अ कॉज ऑफ कंसर्न, वो ये देखा जा रहा है कि जो जुडिशरी से रिलेटेड जो मुलाकातें हुई हैं, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा। अभी तो बिल्कुल ये काबिल वक्त है कहना कि इसका कोई इम्पैक्ट होगा या नहीं होगा, क्योंकि जब तक उनकी रिपोर्ट नहीं आएगी और उसके अंदर क्या होगा तो वो हम उसके बारे में तो नहीं कुछ कह सकते। कुछ लोगों का तो ये मानना है कि शायद वो कोई ब्रॉडर गाइडलाइंस दें, वो बज़ाहिर कोई निटी ग्रिटी में शायद ना जाएं कि कानून क्या है, जजेस की अपॉइंटमेंट कैसी होती है। लेकिन दूसरी तरफ वो भी लोग हैं जो समझते हैं कि शायद वो इस चीज़ को हाईलाइट कर सकते हैं। तो इसको तो हम अभी जो है उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जहाँ तक मैंने PTI की बात की, मेरे ख्याल में PTI जब इस तरह की जब चीज़ें करते हैं तो उसका उन्हें फ़ायदा
पता नहीं होता, और ओवरऑल एक क्योंकि नेगेटिव उसका एक तासुर जाता है उनके ऊपर, एक इम्पैक्ट उसका नेगेटिव पड़ता है, तो वो फिर उनको उस चीज़ में आप कह लें कि ज़रा नुकसान ही होता है। अच्छा महमल, थोड़ा सा ये बताइएगा, क्योंकि आपकी एक्सपर्ट से बात हुई है, माशी इस्तेहकाम आता है पॉलिटिकल इस्तेहकाम से, क्या इस मिशन का ये कंसर्न है, और अगर उसको तहफ़्फ़ुज़ात हुए तो क्या उसकी फाइंडिंग्स जो जायज़ा मिशन आने उसको मुतासिर कर सकती हैं? नहीं, देखिए जो रिव्यू वाला है उसके ऊपर तो सब एक्सपर्ट्स और जो रिपोर्टर्स भी हैं जिन्होंने इसके ऊपर रिपोर्ट भी किया, वो तो यही कहते हैं कि उसका इससे ताल्लुक, क्योंकि वो तो आपको पता है कि वो तो पहले है, इनकी रिपोर्ट तो बाद में आनी है। तो फिलहाल तो उस चीज़ के ऊपर तो नहीं कोई ऐसा सच इम्पैक्ट होगा, जो जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी तो जो बाकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कितना बड़ा कंसर्न है इस मिशन के लिए? अलीना, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बारे में तो उन्होंने सच नहीं कोई बात की कि मतलब जो मेरी जिनसे बात हुई है कि वो उनकी कोई कंसर्न है, लेकिन वो तो जाहिर बात है रिपोर्ट जब आएगी मेरे ख्याल में हम तभी उसका बता सकते हैं कि इम्पैक्ट क्या होगा। लेकिन हो सकता है कि शायद ये कि एक फंक्शनल जुडिशरी हो और जो बाकी जैसा फाइनेंशियल लीकेजेस मैंने कहा और प्रोसीजरल जो चीज़ें होती हैं उनसे रिलेटेड जो मामलात हैं जो कि ज़रूरी हैं कि जो रिफॉर्म्स करने हैं उनसे रिलेटेड, वो देखते हैं कि कितना वो उससे सेटिस्फाई होकर जाते हैं। बिल्कुल सही। मज़हर अब्बास साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एटलीस्ट अभी तक, क्योंकि IMF का जो होगा वो तो आगे जाकर पता चलेगा, इससे जो पब्लिसिटी मिल रही है क्या वो उनके हक में है या दैट्स बैड पब्लिसिटी फॉर देम? देखिए, ये एक फ्रस्ट्रेशन है, जाहिर है, ऑब्वियसली वो ये समझते हैं और बाय एंड लार्ज इस बात को बहुत से लोग तस्लीम करते हैं जो उनके मुखालिफ भी हैं कि 8 फरवरी का मैंडेट तो उनका मैंडेट था और उनका मैंडेट छीना गया है। और ज़ाहिर एक ऐसे शख्स के, एक ऐसी पार्टी से जिसका उस मैंडेट छीन लिया गया हो, वो हर फोरम, जो भी पॉसिबल फोरम है, वो यूज़ करेगी टू डिस्क्रेडिट जिनको मैंडेट दे दिया गया। उनके लिए हर तरह की रुकावट, अब उन्होंने स्ट्रीट एजिटेशन करके देख लिया, उसमें उन्हें खातिर खा कामयाबी नहीं मिली, और बहुत से तरीक़े उन्होंने करके देख लिए। फिर उन्होंने चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक ख़त लिखा डॉक्यूमेंट्स के साथ, फिर उन्होंने 3 खतूत जो है आर्मी चीफ़ को लिखे, जो कि आज आर्मी चीफ़ का बयान आया कि उनको कोई ख़त नहीं मिला। तो ये साइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन शो कर रही है ऑन पार्ट ऑफ द PTI। लेकिन सवाल ये है कि हुकूमत ने का क्या मौक़िफ़ है जो IMF का वफ़द चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मिला है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ। देखिए, IMF नॉर्मली गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील करता है, गवर्नमेंट से डील करता है, गवर्नमेंट से, कोई भी गवर्नमेंट हो, मिलिट्री गवर्नमेंट हो, सिविलियन गवर्नमेंट्स हो, उनसे डील करता है। वो पॉलिटिकल पार्टी से डील नहीं करता, अनलाइक बहुत से जो एम्बेसडर्स होते हैं वो मिलते रहते हैं पॉलिटिकल लीडर से। लेकिन मुझे याद नहीं पड़ता कि इससे पहले IMF के किसी वफ़द ने किसी भी चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात की हो, और गवर्नमेंट उस पर, गवर्नमेंट जो है उस पर जो है गवर्नमेंट भी चुप है, बल्कि कहीं आ रहा था कि तारीफ़ भी की गई है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। और इवन PTI ने ये कहा कि इसमें कोई हर्ज नहीं है। सर, आई थिंक PTI ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। तहफ़्फ़ुज़ात मैंने शायद कल ये भी आया था। था। मसला ये है, PTI का मसला ये है कि कोई एक बयान देता है, कोई दूसरा बयान देता है, ये भी एक प्रॉब्लम है ना। तो मेरे ख्याल में PTI का ये ख़त लिखना IMF को, जिसके बारे में उनका मौक़िफ़ कुछ और रहा है, एक फ्रस्ट्रेशन शो करती है। और वो हर वो फोरम यूज़ कर रहे हैं, और लाइक एनी पॉलिटिकल पार्टी जो समझती है कि उनको विक्टिमाइज़ किया गया है, जहाँ से वो समझते हैं कि गवर्नमेंट को वो हर्ट कर सकते हैं। अब IMF इस पर रिएक्ट करेगी, आई डाउट IMF इस पर रिएक्ट करेगी, लेकिन वो एक डॉक्यूमेंट हो जाती है। वो डॉक्यूमेंट हो जाती है कि अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है और आइंदा आने वाले वक्त के लिए, तो तहरीक इंसाफ की ये फ्रस्ट्रेशन है जो शो कर रही है कि तहरीक इंसाफ हर फ्रंट पे कोशिश कर रही है किसी ना किसी तरीके से चीज़ें उनके हक़ में बेहतर हों और ये हुकूमत के हक़ में ना जाएं। अनफॉर्चुनेटली ये इस वक्त जो सूरत हाल नज़र आती है, इसमें तो गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट बहुत करीब एक दूसरे से नज़र आते हैं, जबकि अपोजिशन जो है वो मुंतशिर नज़र आती है। बट वो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल प्रेशर रिजर्ट करके इन हालात को अपने हक़ में करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए कोई नई बात नहीं है, यानी मैं सिर्फ IMF की बात नहीं कर रहा। आपकी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने माजी में, मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने न सिर्फ बाहर के ममालिक को इन्वॉल्व किया
बल्कि बहुत से लोग जैसे एनआरओ वाला मसला है, तो एनआरओ के बारे में तो ये कहा जाता है कि ये बाकायदा अमेरिकन सेक्रेटरी, उस वक्त की सेक्रेटरी मीडिएटर था। बट सर इस वक्त मुख्तलिफ ये है कि आईएमएफ जो कि पाकिस्तान में मईशत जिस हालत में थी उसको एक संभाला देने और उसके लिए बड़ा इंटेग्रल पार्ट है, उसको इस तरह से इन्वॉल्व करना, इसके ऊपर सवाल उठ रहा है ना, इसलिए मायूब है। आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया जो मैं एजाज से आई थिंक हम क्लियर भी कर लेते हैं। एजाज, क्या ये बड़ा मायूब था चीफ जस्टिस की मुलाकात आईएमएफ से? ओ अच्छा, एक एजाज एक सेकेंड, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर इसको डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आईएमएफ को लिखे गए खत के बारे में। एजाज, ब्रेक से पहले जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, सबसे पहले तो ये बताइएगा, क्या सीजेपी से मुलाकात आईएमएफ की वफ्द की बड़ी एक मायूब बात है? कोई मेरा नहीं ख्याल कि मायूब था। देखिए, आईएमएफ पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से बड़ी परेशान है और इकॉनमी को ठीक करना चाहती है। पाकिस्तान में जो गवर्नेंस के बहुत सारे इश्यूज़ हैं और जिसकी वजह से सरमायाकारी मुतासर होती है, और आईएमएफ पाकिस्तान के बाज़ लॉज जो कि पाकिस्तान की अदालतों के पास जाते हैं, उन लॉज के मुताबिक केसेस, उस हवाले से पाकिस्तान की अदलिया को एतमाद में लेना चाहती थी और जानना चाहती थी कि पाकिस्तान की अदलिया की राय क्या है। ठीक है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये मायूब है, क्योंकि आपकी इकॉनमी ख़राब है, एक बात। दूसरी बात क्विकली मैं आपको बता दूं कि देखिए, गो के मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता ये जो लेटर लिखा गया, लेकिन एट द सेम टाइम अगर ये इस लेटर को तारीख़ के हवाले से देखा जाए तो वो उससे मुताबिकत रखती है पाकिस्तान की तारीख़ में। अभी रीसेंट पास की एग्जांपल दे देता हूँ। अमेरिका की एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी, उनका नाम था कोंडोलीज़ा राइस, आपको याद होगा। और कोंडोलीज़ा राइस ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के ओहदे से रिटायर होने के बाद एक किताब लिखी है, नो हायर देन ऑनर। उस किताब में उन्होंने लिखा है कि जब 2005-6 में पाकिस्तान में 6-7 में पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई थी, तो उन्होंने एक डील स्ट्राइक करवाई थी बिटवीन जनरल मुशर्रफ और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडर थी एट दैट टाइम और बाद में शहीद हो गई। और उन्होंने अपनी किताब में बड़ा वर्बैटम डिटेल्स दी हुई हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का और अमेरिका का टाइम का डिफरेंस था, तो जनरल मुशर्रफ और बेनज़ीर बैक टू बैक मुझे कॉल्स करते थे और उस वक्त आधी रात हुआ करती थी अमेरिका में, और वो बड़ी डिस्टर्ब भी इस वजह से होती थी। तो अगर आप ये कहें कि बैरूनी दुनिया से राब्ते करने की कोई एग्जाम्पल नहीं है, तो वो बिल्कुल है। और इसी तरह जो नवाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने उनके लिए राब्ता हुआ था अमेरिका में। बिल क्लिंटन आए थे पाकिस्तान में, उन्होंने जनरल मुशर्रफ को ज़ाती तौर पे कहा था कि आपने नवाज शरीफ साहब को कुछ नहीं कहना, और फिर उनकी रिहाई के लिए कतर और जो यूएई और सऊदी अरेबिया ने बड़ा रोल प्ले किया था। तो बैरूनी दुनिया से हमारे तमाम सियासतदान और तमाम सियासी जमातें राब्ते करती रही। आप क्या एक्सपेक्ट करें, गो के वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बुनियादी आइडियोलॉजी है या उन्होंने जो बयानिया बनाया उसके खिलाफ, लेकिन क्या एक्सपेक्ट करें इससे यहाँ पर वैसे सर्कमस्टांसेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बन सकते हैं उनके हक में? देखिए, उसमें दो चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं। एक चीज़ ये है कि क्या मुल्क के अंदर कोई तहरीक बन सकेगी, यानी कि अवामी हमायत जिसको हासिल हो, और दूसरी बात है उसके लिए पैसे कौन देगा, फाइनेंसेस कौन देगा। और तीसरी बात यह है कि देखिए, जो 2007 की तहरीक चली थी उस पे जान उस वक्त आई थी जब एस्टैब्लिशमेंट का एक तबका भी जाके उस तहरीक से मिल गया। अगर आपने जो अगर वायलेशंस यहाँ पर हो रही हैं, कुछ मसले मसाइल हैं, उसके लिए लिखा तो कोई कबाहत नहीं है उसमें, फिर तो भट्टी साहब की राय में वजन नहीं हो गया। मैमल अगर जवाब देना चाहें तो कुछ कहना भी चाह रही थी। अलीना, देखिए, जो मैं बात करना चाहती हूँ ये कि ये जो लिखने के अंदर तो कोई नहीं, लेकिन जो बात मैंने आपसे ये कही है कि फायदा कोई नहीं है। और जो आपने जो पहले ऑडियो लीक्स हुई थी और वो सब कुछ हुआ था, देखें 2018 में भी तो एक मैंडेट चुराया गया था, लेकिन क्या उसके बाद हमने ये देखा था कि आईएमएफ को अपोजिशन पार्टीज जो थी वो कोई इस तरह की चीज़ें लिख रही थी या सैबोटाज करने की कोशिश कर रही होती थी प्रोग्राम, या कोई इस तरह की चीज़ें हमने नहीं देखी। इस चीज़ पे इसी वजह से जो पुरानी में जो बात करी पीटीआई ने जो इस तरीके से किया था, तो वो उसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी यही आया था कि ये जो है ना एक नेगेटिव तासुर देता है, यानी ये कहना है कि जी रेमिटेंसेस का बॉयकॉट कर दें या फिर ये कि आप सिविल नाफरमानी कर लें और वो वाली चीज़। तो लेकिन ये मैं ज़रूर कहूंगी कि इसके अंदर ये हम मुल्क दुश्मन या ऐसी कोई चीज नहीं, ना हमें किसी को पेट्रियटिज्म के सर्टिफिकेट्स बांटने चाहिए, ये बिल्कुल गलत बात होती है। लेकिन जो वो तो एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है उनकी, आप उसे डिसएग्री कर सकते हैं। मैं इसलिए वो बात करी तो दूसरी पार्टीज ने इस तरह की चीजें नहीं, लॉबिंग की बात और है या इस तरह के वो
बैरूनी प्रेशर और वो भट्टी साहब ये लॉबिंग से मुख्तलिफ, भट्टी साहब ये मामला लॉबिंग से मुख्तलिफ है, सबकी राय ये आ रही है इस वक्त। अगर आप चाहते हैं कि मुल्क स्मूथ चले, अगर आप चाहते हैं कि कोई ख़त ना लिखे, अगर आप चाहते हैं कि सारे कुछ मामलात मुल्क के अंदर ही हों, तो खुदा के लिए जो कुछ आप कर रहे हैं, आपने पार्लियामेंट के साथ क्या किया, आपने जमहूरियत के साथ क्या किया, आपने वोट की इज्जत के साथ क्या किया, आपने आइन के साथ क्या किया, आपने कानून के साथ क्या किया, आपने अदालतों के साथ क्या किया, आपने नैब के साथ क्या किया, तो इन पे तवज्जो देना। जब आपका घर ठीक नहीं होगा तो फिर चीफ जस्टिस से IMF तरीका सही है नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, अपने आप को ठीक करने का तरीका ये है कि, और दुनिया भर में आप देख लें कि दुनिया भर में अपोजिशन लीडर्स जब बाहर जाते हैं तो वो अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स डिस्कस नहीं करते। वो फॉरेन लीडर से, फॉरेन हेड ऑफ द स्टेट्स या फॉरेन इंस्टीट्यूशन से अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स डिस्कस नहीं करते। हमें अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स को इंटरनली रखना चाहिए, और ये सबके लिए है। देखिए, जिन्होंने जिस तरह मैंने कहा, जिन्होंने NRO किया, जिन्होंने दीगर उनको इन्वॉल्व किया, सब ने किया है। और ये इसलिए नहीं होना चाहिए कि उससे आपकी स्टेट का इमेज ख़राब होता है। ठीक है, लेकिन स्टेट का इमेज सिर्फ इससे ख़राब नहीं होता। स्टेट का इमेज इससे भी ख़राब होता है जब आप मैंडेट तस्लीम नहीं करें, जब आप राइट ऑफ एसोसिएशन किल कर दें, जब आप पैका जैसे कवानीन लेकर आएँ जिससे, तो आप ओवरऑल हमें देखना चाहिए एक चीज़ है, और PTI को और ओवरऑल ये भी तो सोचना चाहिए कि क्या IMF हमेशा के लिए हमारे साथ है, या हर कोई कहता है कि ये आखिरी IMF का बजट है, हर कोई कहता है, तो ये PTI भी कहती थी, लेकिन सबकी सब IMF ही की तरफ जाते हैं। इस डिबेट को इस चीज़ पे कंक्लूड करते हैं कि भट्टी साहब के अलावा बाकी तीनों ये समझते हैं कि गो के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो रिजर्वेशंस हैं उनके अंदर बहुत सारी बातें दुरुस्त भी, लेकिन जो तरीकाकार अपनाया गया है ख़त का वो दुरुस्त नहीं है। एक छोटी सी ब्रेक, फिर आपके सवाल। वेलकम बैक। आपने इरशाद भट्टी साहब के लिए सवाल ये भेजा है कि PTI कहती है कि खैबर पख्तूनख्वा में अच्छी कारकर्दगी है, लेकिन फिर भी गंडापुर को तब्दील करने की खबरें हैं। गंडापुर को रहना चाहिए भट्टी साहब या नहीं? इस सवाल के साथ मैडम शेख कोई दिल विल का कोई साइन सुन आया? दिल आपके लिए आना जरा कम हो गए, पता नहीं क्यों। क्योंकि मैं शायद दिल दे बैठा हूँ। भाई आप मायूस ना हो, मैं मायूस ना हो मेरे भाइयों तो बहनों। अच्छा मैडम शेख, बात ये है कि जो आज भी अली अमीन गंडापुर 2 घंटे मिले इमरान खान से, और उसमें डेफिनेटली शेर अफजल मरवत की भी बात हुई कि उनको ना निकाला जाए, और डेफिनेटली उस पे KP की गवर्नेंस और परफॉर्मेंस पे भी इमरान खान के जो पॉइंट्स थे वो भी डिस्कस हुए, और डेफिनेटली KP की जो तंजीम साजी थी उस पे भी बात हुई है। इमरान खान साहब को रिजर्वेशंस हैं बहुत सारी। एक तो ये था कि गवर्नमेंट को वो अलहदा करना चाहते थे और पार्टी को अलहदा करना चाहते थे। दूसरा, वो गवर्नेंस और परफॉर्मेंस की मज़ीद बेहतरी चाहते थे। वो कहते थे कि इसको जैसा हम एजुकेशन में हमने लीड ली थी, हेल्थ में ली तो अब इसको लीड लें। तो अभी उन्होंने दिए हैं, वक्त दिया हुआ है अली अमीन गंडापुर को, रहना चाहिए या नहीं? मैडम शेख, ये तो इमरान खान तय करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि अगर इस वक्त में वो ना परफॉर्म कर सके तो वो चले जाएंगे। ठीक है जी। वैसे आप बड़े दिल जो रिक्वेस्ट करें, भाभी को बताना चाहिए शो में बैठ के क्या कर रहे हैं। आज जरूर देखें शो भाभी। अच्छा जी, एक अगला सवाल लेते हैं एजाज के लिए, जल्दी से आगे बढ़ते हैं, टाइम जरा कम है। एजाज, आपसे पूछा गया है कि तुर्की के सदर पाकिस्तान आए हैं और बहुत से MOUs और मुआहिदों पर दस्तखत हुए हैं, इन सब से पाकिस्तान को कितना माशी फ़ायदा होगा? देखिए, MOU को समझना बहुत ज़रूरी है। हम समझते हैं कि MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे दस्तखत हो जाने का मतलब है मुआहदे पर दस्तखत हो गया। ये ऐसा नहीं होता। MOU का मतलब ये होता है कि पाकिस्तान और किसी भी मुल्क ने किसी एक सब्जेक्ट के एक आस्पेक्ट के ऊपर मुआहदा करने पर उसूली तौर पर इत्तफाक कर लिया है, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, हमने अंडरस्टैंडिंग हो गई है। फिर बाद में वो मुआहदा फाइनलाइज होता है और फिर बाद में पता लगता है कि पाकिस्तान को या किसी मुल्क को फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ। अभी ये प्रिंसिपल अंडरस्टैंडिंग हुई है। अगर पाकिस्तान के माशी सूरत हाल बेहतर रहती है तो यकीनी तौर पे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कन्वर्ट होते हैं बाकायदा एग्रीमेंट्स में, और वो एग्रीमेंट्स जो हैं वो किसी मुल्क को फ़ायदा देते हैं। अभी इस दौरे की जो अहमियत है वो सिंबॉलिक है। बहुत शुक्रिया एजाज सैयद साहब। मज़हर अब्बास साहब, अगला सवाल आपके लिए भेजा गया है। पैका एक्ट में मसला क्या है? देखिए, पैका एक्ट आया 2016 में और 2016 से आज 2025 है।
अगर पैका एक्ट का लाने का मकसद ये था कि फ़ेक न्यूज़ ख़त्म हो जाएगी तो फ़ेक न्यूज़ तो नहीं ख़त्म हुई। अगर पैका एक्ट लाने का ये मतलब था कि डिसइंफॉर्मेशन ख़त्म हो जाएगी तो डिसइंफॉर्मेशन तो ख़त्म नहीं हुई। और अगर पैका का मतलब ये था कि जो डिसेंटिंग वॉइस हैं उनका गला दबाया जाए, उनको चुप कराया जाए, तो उसकी सारी कोशिशें की गई। लोग पकड़े भी गए, जर्नलिस्ट भी पकड़े गए, लेकिन वो इस वजह से नहीं पकड़े गए कि वो डिसइंफॉर्मेशन फैला रहे थे या फेक न्यूज़ फैला रहे थे। वो इस वजह से पकड़े गए कि वो आपके मुखालफिन थे। तो बदकिस्मती से कानून, और इसीलिए इसको काला कानून कहा जा रहा है कि वो कानून जो लोगों को जानने के हक से महरूम करे, वो काला कानून होता है। अगर आपने फेक न्यूज़ ख़त्म करनी है, अगर आपने डिसइंफॉर्मेशन ख़त्म करनी है, तो उसके बहुत बेहतर तरीके मौजूद हैं, कुछ मुरवजा कानून के तहत भी मौजूद हैं। लेकिन लगता यह है कि इस कानून के तहत, जिस तरह पिछली हुकूमत ने पैका ऑर्डिनेंस 2020 लाए, उससे पहले पैका एक्ट 2016 लाया, इन सब का मतलब अपने मुखालफिन की आवाज़ दबाना था और इज़हार राय की आवाज़। इसलिए ये कानून न सिर्फ काला कानून है, ये सिर्फ मीडिया के लिए नहीं है, ये अवाम को उनके हक से महरूम करने का कानून है। इसलिए इस कानून को वापस होना बहुत कॉम्प्रहेंसिवली, बड़ी अच्छी तरह आपने समझाया। बहुत शुक्रिया मज़हर अब्बास साहब। अगला सवाल महमल आपके लिए। आपसे पूछा गया है कि इमरान खान के दौर में पीडीएम ने अलायंस बनाई थी तो लगता था कि इमरान खान की हुकूमत को कोई खतरा नहीं है, लेकिन फिर तहरीक अदम एतमाद उनकी हुकूमत ले गई। तो क्या आज बनने वाले अपोजिशन के ग्रैंड अलायंस से मौजूदा हुकूमत को कोई खतरा हो सकता है? देखिए लीना, पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि जो इमरान खान साहब की पीटीआई की जो हुकूमत थी वो एक हाइब्रिड 1.0 थी। फिर हमने पीडीएम 1 देखा, वो एक हाइब्रिड 2.0 थी। इस वक्त जो हुकूमत है वो हाइब्रिड प्लस है। तो अगर आप ये देखें, जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी, एक तो वो रेजर थिन मेजॉरिटी थी, और फिर जो कोलिशन पार्टनर्स थे वो भी इस्टेब्लिशमेंट की एमा पर उन्होंने ज्वाइन किया था, लेकिन वो नाराज़ रहते थे बहुत ज़्यादा। तो जब इस्टेब्लिशमेंट ने अपनी सपोर्ट खींची, इमरान खान के कंधे से अपना हाथ उठाया, तो उसके बाद जो है वो एक ग्रीन सिग्नल मिल गया और फिर सबने अपनी अपनी जो भी डिसीजन लेनी थी उन्होंने ली, और इसी तरीके से वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जिस तरीके से फिर हुआ और कामयाब भी हुआ। अच्छा, अभी की जो हुकूमत है, वैसे तो जाहिर बात है पाकिस्तान की सियासत आपको मालूम है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा आगे की प्रेडिक्शंस तो हो नहीं सकती, क्योंकि कल क्या होगा हमें नहीं मालूम। लेकिन अभी जो मेन इशू है वो है एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान, यानी खान साहब खासतौर पे उनके दरमियान उनके ताल्लुकात। तो जब तक कि उनके ताल्लुकात के अंदर कोई बेहतरी नहीं आती, तो फिर तो ऐसी कोई चीज़ लगती नहीं है कि वो कोई इस हुकूमत को रिप्लेस करेंगे। दूसरा, इस हुकूमत को अगर इसलिए भी और भी चीज़ है कि इस जी एक और भी चीज है कि आप देखें ना, इस हाइब्रिड प्लस में हुआ क्या है कि एक तो हम मुआशी तौर पर तो चले मुस्तहकम हुए, भी ग्रोथ और वो चीजें तो रहती है, लेकिन जुडिशरी को भी जिस तरीके से जो कवानीन ला के 2/3 से करके जिस तरीके से किया गया है उसको कंट्रोल कर लिया गया है। पीका एक्ट के तहत सोशल मीडिया, ट्विटर बंद है, फायरवॉल है, ये सारा कुछ जिस तरीके की चीजें हो रही हैं, तो आप ये देखें कि ये हुकूमत जो है ये हाइब्रिड को कंसोलिडेट की जा रही है। तो बज़ाहिर तो ऐसा ही लगता है कि हाइब्रिड और ये अभी तक तो सेम पेज पे, इनको कोई खतरा फिलहाल तो नहीं है। विद दैट आज के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।